नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आज हम लोग सेकेंड लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं कंप्यूटर के क्लास में। और मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि आपसे जो भी चीज़ें मैं लूँगा, हालांकि ये कंप्यूटर की कोर्स पेड है आपका, मैंने पेड क्लास लिया, एप्लीकेशन में लॉन्च किया, बहुत सारे स्टूडेंट का प्यार भी मिला। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि आप 1 रुपये अगर आप पे कर रहे होंगे तो आप उसका 10 गुना यानी कि 10 रुपये की चीज़ लेकर के जा रहे होंगे। हालांकि इसकी जो फ़ी रखी गई थी, तो मैंने साइंस, जीके और कंप्यूटर तीनों एक साथ ही पढ़ाया, केवल और केवल 500 फ़ी के साथ। इसी 500 फ़ी में मैंने 15 फुल लेंथ टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट और 5 कंप्यूटर का भी टेस्ट, और ये सारा का सारा PYQ का सेट मैंने इसमें डाला। और ये बस इतना ही नहीं, यहाँ रुका मैंने, इसमें सारा कुछ साइंस में या जीके में, या बात कर ले कंप्यूटर, जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फुल कंसेप्ट के साथ हर टॉपिक का मैंने वीडियो दिया और हर चीज का मैंने नोट्स, हैंड नोट्स भाई देखिए मलाई था ये। और मैं खुल कर क्या कहता हूँ कि आप पूरे झारखंड में खोज लीजिएगा, झारखंड ही नहीं भाई, अच्छे अच्छे टीचर की मैं देखिए, ना तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा बेस्ट कह रहा हूँ, ना किसी को खराब कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के प्रति जो मेहनत करना चाहिए एक एजुकेटर को, और मैं आपके साथ एज ए स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया हूँ, वो चीज़ पे मैं आज पहुंचा हूँ। कंप्यूटर को बड़े शिद्दत के साथ चैप्टर नंबर 11 देख सकते हैं, टोटल 11 चैप्टर मैंने पढ़ाया। हाँ, MS ऑफिस में आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, जेएसएससी सीजीएल की नीड नहीं है, पूरा MS वर्ड मैंने पढ़ाया 365 का लेटेस्ट वर्जन। क्वेश्चन आपका बनेगा MS वर्ड 2010, जो MS 365 में अभी लेटेस्ट वर्जन में जो जो टूल्स या जो जो मेन्यू कहा जाए जो मैंने पढ़ाया है, वो आप अभी जो यूज कर रहे हैं ना MS वर्ड, उसमें आपको मिलेगा भी नहीं, तो वहां तक मैंने पढ़ा दिया। तो भाई ये सेकंड लास्ट क्लास होगा, इसके बाद एक और क्लास आएगी, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस मेरे एंड से खत्म और आपके एंड से भी खत्म होगा, जो मेरे साथ इस कैप्सूल सीरीज 2.0 या सुपर 50 बैच में जुड़े हुए हैं, जो टारगेट डे को फॉलो कर रहे हैं। रही बात कि आपका जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं या फिर होगा ही नहीं, तो क्या फायदा, ये आप एक गलत मिथ में या एक गलत फहमी में जी रहे हैं। देखिए, इस कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात, मैं केवल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, साइंस जीके तो छोड़ दीजिए, वो आपका ऑलराउंडर है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आएगा। कंप्यूटर की मैं बात कर लूँ तो अभी आपका NTPC का एग्जामिनेशन है, जहां से आप जाके थोड़ा सा एनालिसिस करिए, 3 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट, 3 से 5 क्वेश्चन सेंट्रल लेवल पे रेलवे में, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है सही करना, तो यहाँ तो 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज हो गया। इसके बाद जब आप ग्रुप डी देखेंगे तो यहाँ भी 2 से 4 क्वेश्चन का वेटेज। इसके बाद आप देख लीजिएगा जेई का पेपर, यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन किया गया 15 क्वेश्चन, 15 या 10 क्वेश्चन साफ मेंशन है। इसके बाद एसएससी के सीजीएल मेंस में देखिएगा तो पूरा जो मैंने लेवल दिया ना, उसके ही लेवल पे मैंने कोर्स को कंप्लीट किया, तो वो पूरा क्वालिफाई करने का। तो देखिए कहाँ इसकी नीड है, दिल्ली पुलिस चले जाइए भाई, भर भर के क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन। अभी बिहार का पेपर जो है बीएसपी, जो भी बेल्ट्रॉन वगैरह का जो भी एग्जाम है, वहां पे देखिए कंप्यूटर का क्या वेटेज है। तो भाई ये तो आपकी गलत फहमी है। हाँ, आप केवल जेएसएससी सीजीएल ही आपको एग्जाम देना है तो वो बात अलग है, और मैंने आपको पढ़ाया भी कंप्यूटर उसी तरह का है, जैसे कहा गया था ना भाग मिल्खा में कि आपकी जिंदगी का ये शायद आखिरी रेस हो सकता है, तो उन्होंने भी वही बात कहा था कि भागूंगा भी वैसे ही। तो कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया भी वैसे ही है, साइंस पढ़ाया भी वैसे ही है, और जीके भी पढ़ाया वैसे ही हूँ कि आप एक बार पढ़िए, ठीक है, लेकिन इसका आउटकम हर एग्जामिनेशन में लीजिए। बाकी कंटेंट आपने देखा है, और आज फिर से मैं आपको कंटेंट दिखलाऊंगा, ये यूट्यूब पर भी जाएगा भाई मेरे। तो चलिए बिना देर किए हुए, ये पेड क्लास का ऐसा क्लास है जिसमें मैंने इतना समय लिया होगा बोलचाल में, बाकी मेरी कभी इन सब चीज़ों पे इतना इंटरेस्ट होता नहीं, क्योंकि सेकेंड लास्ट क्लास है। कंप्यूटर को बहुत शिद्दत से पढ़ाया मेरे भाई, और ये कंप्यूटर ही नहीं, साइंस जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक मुझे भी पता है और आपको भी पता है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पता है। चलिए, तो जो हमने कंप्यूटर मेमोरी में 2 क्लासेस में चीज़ें खत्म की है, अब उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो भाई इसको तोड़ने से पहले हमें यह समझना होगा, ये कंप्यूटर मेमोरी को हमें एक नए चैप्टर का नाम कब दिया था, जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था हार्डवेयर का। अब हार्डवेयर में हमने आपको बताया था कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है,
और साथ के साथ अगर आप उसे छू भी सकते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, हार्डवेयर डिवाइस। और सॉफ्टवेयर डिवाइस जिसे आप केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, आप उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर डिवाइस। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर का कहानी। तो खैर अभी हम हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर का तो कंडीशन क्लियर है कि हम उसे देख भी सकते हैं और उसे हम छू भी सकते हैं। अब हार्डवेयर में ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जिसे आप देख भी सकेंगे और छू भी सकेंगे, तो सबसे पहला उसका नाम होगा इनपुट डिवाइस। सेकेंड होगा आपका, अच्छा इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे, तो वो डिवाइस, ठीक है ना मेरे भाई, वो डिवाइस जो डाटा को, ठीक है ना, या इंफॉर्मेशन को कहां ले जाएगी, कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाएगी, वो डिवाइस को हम लोग कहेंगे इनपुट डिवाइस। इसके बाद अगला जो डिवाइस आया जिसे हमने नाम दिया आउटपुट डिवाइस का, क्या नाम दिया हमने, आउटपुट का डिवाइस। यानी कि सेकंड कौन सा डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस। यानी कि वो डिवाइस जो डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से क्या करेगा, बाहर लेकर के आएगा, ठीक है ना, कंप्यूटर से बाहर लेकर के आएगा। और तीसरा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका मेमोरी डिवाइस, ठीक है ना, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइस का भी नाम देते हैं, स्टोरेज डिवाइस। यानी कि वो डिवाइस जो डाटा को, ठीक है ना, जो डाटा को क्या करेगा, डाटा को स्टोर करने का काम करेगा। अब ये डाटा को स्टोर कहाँ करेगा, या तो कंप्यूटर के अंदर ही, जैसे कि आपने कोई मूवी को स्टोर किया है तो वो मूवी या तो आपके कंप्यूटर के अंदर होगा, या आपके पेन ड्राइव है तो वो तो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, वो कंप्यूटर से बाहर है, आपके हाथ में, आपके पॉकेट में, आपके बैग में, तो उसमें भी आप मूवी को रख सकते हैं। यानी कि वैसा डिवाइस, यानी वैसा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को स्टोर करेगा या तो कंप्यूटर के अंदर या तो कंप्यूटर के बाहर। तो इस दोनों को हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को बड़े ही डिटेल में हार्डवेयर चैप्टर में पढ़ा, और इसे हमने एक नए चैप्टर का नाम दिया कंप्यूटर मेमोरी के नाम से। अब इसी चैप्टर को हमने इसे 2 क्लास हमने कर लिया है, आज हम लोग तीसरे क्लास में पहुंच चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। चलिए बताएंगे अभी क्यों इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि आज आपका पूरा रैम मैं खत्म करूंगा, और रैम से जितने सवाल बन सकते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन में, वो आपका एक सवाल नहीं छूटेगा भाई। तो कंप्यूटर मेमोरी में हमने सबसे पहले, अब फटाफट रिवीजन करेंगे, डिटेल नहीं करेंगे। तो हमने ये जाना स्टोरेज डिवाइस के बारे में कि 3 प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कशन किया, एक मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और इलेक्ट्रिकल मेमोरी। हमने किसे कहा, मैग्नेटिक मेमोरी, यानी कि वो डिवाइस, यहाँ पे आ जाइए मैंने लिखा भी है कि जो मैग्नेटिक मेमोरी है आपकी, इसमें जो डाटा का जो स्टोरेज किया जाएगा उसे कैसे करेंगे, मैग्नेटिज्म टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी चुंबकीयकरण के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑप्टिकल मेमोरी, यानी इसमें डाटा का स्टोर कैसे होगा, तो लेजर लाइट का टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रिकल मेमोरी, इसमें हम लोग डाटा कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे। ये हो गया भाई। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे, ये सारी चीजें देखी, फिर फाइनली हमने आ गया, फिर हमने वोलेटाइल मेमोरी देखा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखा, और फिर हमने फाइनली यहां पहुंचे कंप्यूटर मेमोरी के पास। कंप्यूटर मेमोरी को हमने फाइनली 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी और एक कहेंगे सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब कि जिसके बिना आप, यानी कि ऑक्सीजन ऐसा आपके लिए नीड है, या प्राइमरी इक्विपमेंट हो बोल सकते हैं, या फिर प्राइमरी चीज है जिसके बिना हम और आप जीवित नहीं रह सकते हैं। भले एक दिन आप खाना ना खाएं तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना मिला आपको तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है, जिसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, वो हो गया आपका रैम और रोम। तो आज हम लोग कंप्लीट खत्म करने वाले हैं इस रैम को। एस रैम क्या है और डी रैम क्या है। देखिए एस रैम आज नहीं करेंगे, केवल डी रैम करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से समझ कर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। डी रैम से क्वेश्चन पूछता है। अब इससे देखिए क्यों यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के पीछे का रीजन है, जो आप और हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं ना, वो रैम जो होता है ये डी रैम ही होता है। ये एस रैम हमारे और आपके बस की चीजें नहीं है भाई। अगर एस रैम अगर कंप्यूटर में लग रहा होगा तो उस कंप्यूटर का प्राइस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मतलब आप और हम उसे एफर्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना चीजों को। चलिए, तो इसलिए क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है डी रैम से, और आज इसको पूरा अच्छे से खंगालेंगे। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर मेमोरी का अगला जो पार्ट था वो था सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा, जिसे हम अपने उपयोग के अनुसार यूज करते हैं। जैसे कि आज आपको अगर उपयोग करना है पेन ड्राइव को तो उसे यूज करेंगे, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर उसे कहेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसका एग्जाम्पल है सैम, और इसी को हम लोग कहते हैं डैम, ठीक है ना। सैम और डैम फुल फॉर्म वगैरह आपको याद होगा।
अब इस सेक्शन को पूरा अच्छे से हम लोगों ने खंगाल दिया है 2 क्लास में। अब बारी है इसकी, यही इसके लिए हम लोग 2 क्लास लेंगे, एक तो आज होगा और एक और क्लास आएगा जो यूट्यूब पे नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन पे ही रहेगा। तो चलिए आज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम को। देखिए मक्खन है भाई ये नोट्स, ठीक है ना, मक्खन से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए मक्खन यही है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार होंगे, ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। चलिए खैर अब यहां से चीजों को हमें स्टार्ट करनी है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया, पहले उस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो मेमोरी हार्डवेयर जो है, ठीक है ना, मेमोरी जो है अच्छा मेमोरी यानी कि मेमोरी डिवाइस की बात की जा रही है। मेमोरी डिवाइस जो है हार्डवेयर के रूप में भी हो सकती है, हार्डवेयर के रूप में हो सकती है। इसका मतलब क्या, जिसको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन देखिए यहां मैंने लिखा है लेकिन कुछ मेमोरी जो है, ठीक है ना, कुछ मेमोरी डिवाइस ऐसी होगी जिसको आप छू भी नहीं सकते हैं और ना ही आप उसको देख सकते हैं। मतलब वो आपका मेमोरी क्या होगा, हार्डवेयर का रूप नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो भाई, कहना हम ये चाहते हैं कि अभी आप जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी, उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले। तो पहले देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे रैम के बारे में, उसके बाद आप पढ़ेंगे रोम के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में, देन वर्चुअल मेमोरी, देन रजिस्टर। अब बात कर लें ये रजिस्टर, आप बोलेंगे सर ये तो सुना सुना। अरे भाई सुना सुना नहीं, ये पूरा रजिस्टर हमने ही पढ़ा दिया है आपको, ठीक है ना। तो ये तो अब आपको पढ़ाएंगे नहीं हम इस क्लास में, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में, क्योंकि ये पढ़ा दिया गया पहले, उस समय भी मैंने बोला था और मैंने वहीं पे खत्म भी कर दिया। यानी आज हम लोग, आज नहीं कल तक हम लोग वर्चुअल मेमोरी तक चीजों को खत्म करेंगे। तो ये आपका पूरा मेमोरी है, रैम रोम कैच मेमोरी वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर, समझ गया ना। वर्चुअल मेमोरी रजिस्टर हो गया, कैच मेमोरी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया। अब यहां से डायरेक्ट आपको पूछेगा कि जो आपका रैम है या फिर आपका जो रोम है या फिर जो आपकी कैच मेमोरी है, ठीक है, या आपकी बोल दिया जाएगी जो वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी है, या फिर आपको बोला जाएगा कि इसके बाद आपको रजिस्टर जो है, ठीक है, जो रजिस्टर है। तो इनमें से बताइए कौन हार्डवेयर है और कौन हार्डवेयर नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने आपसे ये बोला कि ये जो आपको मैंने दिया है 5 ऑप्शन, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन हार्डवेयर है और कौन हार्डवेयर नहीं है। तो आप पहले मुझे ये बताइए, आप हार्डवेयर का पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने के लिए मेरे पास 2 क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। पहला तो वो क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, जिसे हम देख सकते हो। दूसरा हम जिसे छू सकते हैं, यानी कि छू भी सकते हैं, वो होगा हार्डवेयर। तो चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब याद रखिएगा ऐसे इन 5 में से, ठीक है ना, अब ये 5 के 5 क्या है आपका, मेमोरी या फिर इसे क्या कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो इन 5 के 5 में से कोई ऐसा डिवाइस भी है जो आपका हार्डवेयर नहीं होगा, यानी कि जिसको आप देख भी नहीं सकेंगे और जिसको आप छू भी नहीं सकेंगे। अब कौन है यही पूछ रहा। तो चलिए इसके बारे में पता करते हैं। समझ में आ गया ना कि अब ये ऊपर वाला लाइन का मतलब क्या है। ऊपर का लाइन का मतलब यही है कि जो मेमोरी है वो हार्डवेयर के रूप में भी हो सकता है और हार्डवेयर के रूप में नहीं भी हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसे मेमोरी डिवाइस होंगे जिसको आप छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, यानी वो तो हार्डवेयर हो जाएगा। लेकिन कुछ मेमोरी ऐसी होगी जिसको आप छू नहीं सकते हैं, देखिए छू नहीं सकते हैं और ना तो देख सकते हैं, यानी कि अब वो तो हार्डवेयर नहीं होगा। तो अब यही हमें समझना है कि कौन इस लिस्ट में आता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा मेरे भाई, और पूछा गया भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ, पहला आपका रैम के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए रैम की जब बात की जाएगी तो रैम जो है आपका कंप्यूटर के अंदर एज ए हार्डवेयर लगी होती है, यानी कि रैम हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको मदरबोर्ड के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं ना, उसमें ही आपकी लगी होती है रैम। रैम आपको बिल्कुल चिप की तरह आपको ऐसे लगी होगी, इस प्रकार से पिन यहाँ पे निकली होगी, इस प्रकार से ये आपका रैम हो गया। तो ये आप देख सकते हैं अपने आंखों से, और अपने आंखों से देख करके उठा करके उसको आप खुद से फिट भी कर सकते हैं। आप केवल ये सारे डिवाइस ले आइए, मैं आपको सारा कुछ फिट करके दे सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है दुकानदार से मुझे करवाने की, खुद से कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो यानी कि हम अपने खुद से कर रहे हैं, यानी कि रैम को हम देख भी पा रहे हैं और उसे फिट भी कर पा रहे हैं। कहाँ हमें फिट करना, मेमोरी याद आ रहा ना भाई, ये सारा कुछ मदरबोर्ड वगैरह बहुत अच्छे से खंगाल दिए थे मदरबोर्ड को आपको। तो कंप्यूटर के अंदर एज ए हार्डवेयर आपका ये लगी होती है, यानी कि रैम क्या होगा आपका, एक हार्डवेयर होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कंप्यूटर के अंदर एज ए हार्डवेयर लगी होती है।
और कहाँ लगी होती है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो कहाँ लगी होती है, तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। चलिए अगला आपका याद आ रहा है रोम के बारे में। मुझे ये याद आ रहा है कि ये जो रोम है, अच्छा रोम का फुल फॉर्म अभी छोड़िए, वो जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे ही। ये भी क्या है, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में एज ए हार्डवेयर, यानी कि ये भी हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यानी कि रैम के साथ तो रोम भी क्या हो गया, आपका एक हार्डवेयर हो गया जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और ये कहाँ लगा होता है ये भी आपका पूछेगा, रैम और रोम कहाँ लगा रहता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू आप देख रहे हैं ना, यानी कि जिसको आप यूनिट बॉक्स का भी नाम देते हैं, उसी के अंदर होता है आपका मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में ही लगी होती है आपकी रोम डिवाइस। यानी क्या है, ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट कैश मेमोरी, कई लोग इसे कैश मेमोरी भी कहते हैं। अब यहां से शानदार सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए। देखिए ये जो कैश मेमोरी या जो कैश मेमोरी जो भी आप बोलिए, ये कंप्यूटर में एज ए हार्डवेयर लगी होती है, और कहां, तो ये भी आपके मदरबोर्ड में ही लगी होती है। तो रैम, रोम, कैश मेमोरी या कैश मेमोरी जो भी बोलिए आप, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके हार्डवेयर है जो आपके कहां लगी होती है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। लेकिन कैश मेमोरी के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये आपके मदरबोर्ड में लगी होती है और ये आपकी एक हार्डवेयर है। और एग्जाम का पूछा गया सवाल कैश मेमोरी से, और जिसका सही उत्तर था कि ये हार्डवेयर नहीं है। अब ये क्या पूछ लिया और आपने क्या सर गलत बताया, तो बिल्कुल नहीं। देखिए कैश मेमोरी को भी हम लोग 3 लेवल में बांटते हैं। एक होता है L1 कैश मेमोरी, एक होगा L2 कैश मेमोरी, और एक होगा L3 कैश मेमोरी। ठीक है, जो L1 कैश मेमोरी जो है ये हार्डवेयर के रूप में नहीं होते, जिसको हम ना तो देख पाते हैं और ना छू सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछा था L1 कैश मेमोरी, और बहुत सारे स्टूडेंट को लगा L1 कैश मेमोरी यानी कि कैश मेमोरी की बात हो रही है, यानी कि कैश मेमोरी की बात हो रही है, यानी ये तो भाई हार्डवेयर है। नहीं, L2 कैश मेमोरी या L2 कैश मेमोरी, L3 कैश मेमोरी या L3 कैश मेमोरी, ये जो है आपका, ये आपका क्या है, कंप्यूटर में एज ए हार्डवेयर के रूप में लगी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर आईसी चिप के रूप में लगी होती है। जैसे आपने इंटीग्रेटेड चिप के बारे देखा ना, समझाया था ना मैंने, वैसे ही एक चिप की तरह ये L2 कैश मेमोरी और L3 कैश मेमोरी लगी होती है। क्लियर है भाई, यानी यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि आपसे अगर पूछा जाएगा हार्डवेयर कौन है कौन नहीं है, तो बड़े ही आराम से जितना डिटेल में लेके जा सकते थे हमने आपको पहुंचा दिया है, इससे ऊपर आयोग नहीं जाएगा आपका। अगले मेमोरी की बात की जाए तो वर्चुअल मेमोरी। अब ये याद रखना है, जो आपका वर्चुअल मेमोरी जो है, ये वर्चुअल मेमोरी आपका हार्डवेयर के रूप में कंप्यूटर में नहीं होती है। तो आपको याद रखना है ये आपका हार्डवेयर के रूप में नहीं होती है, यानी कि आप इसे ना तो देख सकते हैं और ना ही आप इसे छू सकते हैं इस वर्चुअल मेमोरी को। तो हार्डवेयर के रूप में कंप्यूटर में नहीं होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट रजिस्टर, ये भी कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में नहीं होती है, ना छू सकते हैं ना देख सकते, यानी कि आपका रजिस्टर और वर्चुअल मेमोरी ये दोनों क्या है, आपका हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद हो गया। यानी यहाँ पे अभी आपको क्या याद करना है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि आपका जो रैम है, ठीक है, जो रोम है, और जो कैश मेमोरी यानी कि कैश मेमोरी है, ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा एक मेमोरी, ये आपका क्या हो जाएगा, एक हार्डवेयर हो जाएगा। लेकिन जो वर्चुअल मेमोरी है और जो रजिस्टर है ये आपका हार्डवेयर नहीं है। ठीक है भाई, माफ करिएगा कॉल आ गया था, इसलिए मेरा माइंड में ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा था। चलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि ये 5 जो मेमोरी डिवाइस है यानी कि स्टोरेज जो डिवाइस है, अभी आप यहाँ पे क्लियर कर लिए कि रैम, रोम और जो कैश मेमोरी है यानी कि जो कैश मेमोरी है ये आपका क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर ये क्या है, आपका हार्डवेयर नहीं है। लेकिन कैश मेमोरी में भी अगर आपका 3 लेवल के बारे में मैंने बताया, L1, L2 और L3, ये आपका हार्डवेयर होगा, ये आपका हार्डवेयर नहीं है। चलिए अब इसको समाप्त करते हैं। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए 1 टाइप मैं देखिए पढ़ाता ही इसलिए कि मुझे पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, जहां मुझे ज़्यादा फोकस कराना है, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और अगर रिवीजन भी नहीं किए हैं तो क्लास का अगर सेशन सुन लिए हैं ना, क्योंकि क्लास नहीं, मैं इतनी बार चीज़ों को बोलता हूँ घुमा फिरा करके कि वो माइंड में आपका बैठेगा ही बैठेगा, और एग्जामिनेशन हॉल में फिर आपको मेरी याद आएगी। और बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी है। बाकी ये अपना एक एक्सपीरियंस है भाई, इस रूप में ही मैं काम भी करना पसंद करता हूं, इससे चीज़ें मेरे को भी रिकॉल काफ़ी दिनों तक रहती है, यकीन मानिएगा। तो चलिए
और देखिए ये आप सोचेंगे भाई आप अपना चीज़ याद नहीं, देखिए एक टीचर को कोई भी चीज़ पे अच्छा काम करना होता है ना, तो मतलब अच्छे सब्जेक्ट को अच्छे तरह करना होता है, तो उस पर जितना हो सकता है वो बोलेगा तभी होगा। ये भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी खैर चलिए, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपका बनता है क्वेश्चन कि आप इनमें से बताइए कि कौन सा मेमोरी या कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है आपका हार्डवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, या रैम कंप्यूटर में कहाँ लगा हुआ रहेगा तो मदरबोर्ड में लगा मिलेगा, रोम कहाँ मिलेगा तो मदरबोर्ड में मिलेगा, कैच मेमोरी कहाँ मिलेगा तो मदरबोर्ड में। लेकिन कैच मेमोरी में L1 जो है आपका आपका क्या है, हार्डवेयर नहीं है। L2 और L3 क्या आपका हार्डवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आज हम लोग खत्म करेंगे रैम को, ठीक है ना। पूरा शिद्दत से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ करके पढ़िएगा। रैम मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले तो समझिए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमें यह समझना होगा कि हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको दो ऑपरेशन के बारे में समझाया चीज़ों को। एक तो है आपका राइट ऑपरेशन, ठीक है, एक क्या है आपका राइट ऑपरेशन, और एक क्या है आपका रीड ऑपरेशन, ठीक है, एक क्या है आपका रीड ऑपरेशन। ठीक, अब आइए राइट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर। तो मैंने आपको बतलाया है राइट ऑपरेशन मतलब क्या होना, कि आपने डाटा को क्या क्या है स्टोर किया, यानी कि डाटा को क्या क्या है आपने किसी स्टोरेज डिवाइस में डाला है, यानी कि आपने डाटा को क्या क्या है डाला है। और रीड ऑपरेशन मतलब कि उस डाटा को आपने क्या क्या है प्रोसेस में किया है, यानी कि उस डाटा को आपने यूज किया। अब इसको थेड भाषा समझिए कि राइट ऑपरेशन का मतलब ये कि अब आपके पास जैसे कि ये क्या है, आपके पास एक पेन ड्राइव है, तो अब इस पेन ड्राइव में आपने क्या किया है, ये 3 इडियट मूवी को डाला है, यानी कि आपने क्या किया डाटा को डाला, तो ये हो गया राइट ऑपरेशन। अब ये जो 3 इडियट जो मूवी है आपके पेन ड्राइव में आ गया। अब ये पेन ड्राइव को आपने कंप्यूटर यानी कि सीपीयू में लगा लिया, और अब आप अपने मॉनिटर स्क्रीन में देख रहे हैं, तो यानी आप इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी प्रोसेस में ला रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपका रीड ऑपरेशन हो गया। समझ में आ गया राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन, बिल्कुल सर आ गया। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं रैम के बारे में। हाँ, तो रैम के बारे में हमें यह बतलाना है कि जो रैम का जो फुल फॉर्म मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नाम क्यों पड़ रहा है ना, क्योंकि रैंडम मतलब कोई क्रम नहीं है। मैंने आपको याद करिए, मैंने पढ़ाया सैम के बारे में और डैम के बारे में, कुछ याद आ रहा है सैम के बारे में, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी में पढ़ाया था सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसमें रीड और राइट ऑपरेशन क्या था, सीक्वेंस वाइज होती थी, इसमें प्रोसेसिंग टाइम अधिक लगती थी। लेकिन डैम में क्या था, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, यानी कि जंप एक्सेस मेमोरी भी इसे कहते हैं, जिसमें आपका राइट ऑपरेशन तो सीक्वेंस वाइज होता है, लेकिन रीड क्या है सीक्वेंस वाइज नहीं होता, और इसमें प्रोसेसिंग टाइम कम लगती है। दूसरा, इस प्रोसेसिंग टाइम का क्या नाम हमने दिया था, सीक टाइम। ये सब याद करिए, मैंने करवा रखा है भाई। तो ये जो रीड और राइट ऑपरेशन जो है ना, रेंडमली यहाँ होता, कोई सीक्वेंस वाइज नहीं होता रैम में। समझिएगा मेरे भाई, मेरे बंधु, रैम में जो आप डाटा को जो डाल रहे हैं ना, रैंडमली डाला जाता है, ठीक है, इसलिए कहा गया इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर को समझिए। जो रैम आप जो देख रहे हैं, देखिए रैम को जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको रैम देखने को मिलेगा। ये मैं बहुत बड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको एक चिप की तरह ये पिन निकला हुआ मिलेगा, इस प्रकार से आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको निकला हुआ मिलेगा। ये हो गया आपका क्या, रैम। तो अब ये जो रैम का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका जब आर्किटेक्चर आप पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर संरचना जब पढ़ेंगे, तो इसमें कई सारे आपको ब्लॉक मिलेंगे, इस प्रकार से कई सारे ऐसे रो मिलेंगे, ठीक है, और फिर बहुत सारे आपको कॉलम मिलेंगे। तो देखिए आपको ब्लॉक्स इसमें मिल गया ना, बन गया ना। देखिए कहाँ ब्लॉक्स बना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये सारे क्या आपके ब्लॉक्स है, और ये जो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बने हैं, इस ब्लॉक्स का नाम कहा जाता है, और ये आपका स्टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी देखिए मैंने कहा ना कि रैम से जितना क्वेश्चन पूछना होगा, इससे बाहर आपके वीडियो से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से केवल सुन लीजिए भाई, नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। देखिए ये मैंने क्या बोला, जो छोटे छोटे जो बॉक्स बन गए ना, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस बॉक्स को हम लोग नाम देते हैं मेमोरी सेल का। अब क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि जो मेमोरी सेल का संबंध है किससे, रैम से, रोम से, वर्चुअल मेमोरी से, या कैश मेमोरी से। तो भाई स्ट्रक्चर आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको पता है रैम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिएगा, समझिएगा क्या होता है रैम। देखिए मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा दिया है। अब हार्ड डिस्क क्या है, आपका सारा कुछ परमानेंट, आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में कोई भी चीज, कोई भी फोल्डर, कोई भी पीडीएफ, ठीक है ना, मैं पीडीएफ ही ले रहा हूं। जैसे कि आपने मेरा पीडीएफ फाइल ओपन किया, फोकस स्टडी विथ अभी कंप्यूटर का, जीके का, साइंस का, तो ये कहाँ है आपके कंप्यूटर में। तो आपका परमानेंट जो डाटा स्टोरेज जो डिवाइस है ना, हार्ड डिस्क में होता है सब कुछ, ठीक है।
अब इसके बाद वो लोडर प्रोग्राम, ये सेक्टर में जो बटा है ट्रैक, वो सब कहानी छोड़ दीजिए, उतना हम डिटेल अभी तो नहीं जाएंगे ना, ये ऊपर ऊपर निकलेंगे, क्योंकि जब हमने हार्ड डिस्क पढ़ा तब हमने डिटेल वहां पढ़ाया। तो अब जैसे आप मान लीजिए कि मेरा पीडीएफ ओपन आप करना चाहते हैं, तो ये यहां से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आपके रैम के पास आएगा, यानी कि मेन मेमोरी के पास अब ये आपका पीडीएफ को भेज दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस का भी अपना नाम है, याद करिए, मैंने बताया। अब यहां से क्या होगा, रैम से अब आपके क्या होंगे, आपके सीपीयू में आएगा, यानी कि सीपीयू को इनपुट मिल गया है कि इस पीडीएफ फाइल को ओपन करना है, देन इस पीडीएफ को प्रोसेसिंग किया जाएगा और देन आपको यहां पर आउटपुट दिखाया जाएगा। तो ये जो डाटा, ये पीडीएफ जो भेजा गया ना, इसी प्रकार कई सारे रैंडमली कहीं भी कोई भी ब्लॉक में डाटा को भेज दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया, डाटा को यहां से क्या किया गया, भेजा गया है रैम में, और कहां भेजा जाता है, तो इसी मेमोरी सेल में भेजा जाता है। हार्ड डिस्क इसी मेमोरी सेल में डाटा को भेजती है, ठीक है। इस मेमोरी सेल का अपना एक मतलब यूनिक नंबर होता है, बाकी वो सब छोड़ दीजिए, उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। अगर स्ट्रक्चर से, हालांकि जेएसएससी सीजीएल की औकात नहीं है इतनी अंदर तक डेप्थ में, लेकिन एसएससी सीजीएल में आप बैठेंगे तो उसकी औकात है कि यहाँ तक भी आपको छुआ देगा, और ये सब स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने करवा भी दिया यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी गई है। मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि रीड और राइट ऑपरेशन जो है यहाँ पे रैंडमली करते हैं, बिना किसी क्रम के, कोई भी सीक्वेंस हम लोग फॉलो नहीं करते। क्रम मतलब सीक्वेंस, इंग्लिश वाले भाई साहब। अदर नेम क्या है रैम का, तो मेन मेमोरी भी कहते हैं इसे, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसे, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। अब समझिए, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे RWM, कई बार आपको मिलेगा RWM लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब क्या है RWM, यानी कि रीड राइट मेमोरी है। और इसे इलेक्ट्रिकल मेमोरी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल मेमोरी यानी कि जहां पर डाटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो इतने सारे नाम है केवल रैम का, ठीक है। तो भाई ये आप डायरेक्ट, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि रैम का अदर नाम, या रैम को हम और किस नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से, वोलाटाइल मेमोरी से, इलेक्ट्रिकल मेमोरी से, इनमें से सभी। तो भाई इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द नहीं है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली में जो हम लोग का कंप्यूटर में, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी, आपको जो आपका ये हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क से जो आपका जो डाटा है, मेन मेमोरी, इसे हम क्या नाम देते हैं, मेन मेमोरी, यानी कि रैम। एक्चुअल में यहाँ पे जो रैम है ना, यहाँ हमारे कंप्यूटर में डी रैम लगा हुआ होता है। अब ये डी रैम क्या है सर, तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो रैम के टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रैम, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रैम का बात किया जाए, यानी कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का टाइप एक है आपका डी रैम, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक है आपका, अच्छा यहाँ पे अभी मैंने नोट्स रेडी नहीं किया भाई, देखिए नोट्स रेडी करता हूँ, क्लास लेता हूँ, आप लोग बोलते ना फटाफट वीडियो नोट्स अपलोड कर दीजिए, इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। नोट्स को इस तरह से बनाना, एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को लिखना, ताकि आपको प्रिंट आउट में भी एक्स्ट्रा पेज ना निकालना पड़े, पढ़ना भी ना पड़े ऊपर नीचे वाली चीजें, बस। और एक आपका देखिए, एक तो होता है आपका रैम, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर, अच्छा मेन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए चीजों को देख देख के करिए, पढ़िए, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़ लीजिए शिद्दत से, देखिएगा यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मेन मेमोरी, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना कि जो आपका रैम है पढ़ना, हमें एक एस रैम पढ़ना है और एक डी रैम पढ़ना है। तो ये आज हम लोग खत्म करेंगे, और यही हमारे कंप्यूटर में लगा भी होता है। और एस रैम क्या होता है, इसको कल करेंगे खत्म, और रोम को कल खत्म करेंगे, वर्चुअल, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट है वो सब, इसीलिए ये रैम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन बहुत बनता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो रैम को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए रैम में हमने क्या बोला, इसके टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया आपका क्या, डी रैम, और एक हो गया आपका एस रैम, ठीक है। याद रखना, एक क्या होता है आपका एस रैम। डी रैम का पहले तो फुल फॉर्म याद करिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भाई यहां से फुल फॉर्म से। अब देखिए आप कंप्यूटर जब भी ऑन करते हैं तो आप क्या करते हैं, रिफ्रेश करते होंगे जरूर, F5 बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है ना, या आप बहुत लोगों को देखे भी होंगे करते हुए, या फिर राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं, तो आप इसको रिफ्रेश करते रहते हैं। बाकी ये कोई मतलब नहीं है रिफ्रेश करने का, बेमतलब का आप रिफ्रेश करके आप अपने CPU को परेशान करते हैं। मतलब नहीं होता किसी को उंगली करना, जो बिना मतलब का उंगली करना। एक तो भाई कोई डाउट है तो आप सवाल करते, तो वो ठीक है, यानी कि रिफ्रेश हम करते कब है, पहले उस चीज को आप समझिए।
आप जो ऑन करते के साथ ही जो F5 बटन प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट फटाफट बेमतलब का। भाई अभी तो कंप्यूटर ऑन ही हुआ, तो अभी उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो आप उसको रिफ्रेश कर क्यों रहे हैं? अरे रिफ्रेश का मतलब क्या है? रिफ्रेश यानी आप पढ़ते पढ़ते क्या थक जाते, तो आप अपने आप को क्या खोजते, थोड़ा रिफ्रेशमेंट खोजते हैं, तो कहीं घूमने चले गए, कोई गाना सुन लिए, कहीं चाय पी लिए, किसी से बातें कर लिए। तो भाई कंप्यूटर को आप रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं? कंप्यूटर पहले थक जाए या हैंग करना कर लग जाए या फिर आउटपुट प्रॉपर वे में ना दे, तब तो आप उसे रिफ्रेश करेंगे ना। आप कंप्यूटर ऑन करते के साथ मार F5 प्रेस कर रहे हैं, मतलब आप उसको उंगली कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब आइए इसके बारे और भी डिटेल समझाएंगे, आखिर रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, कैसे चीजें होती है, कैसे यहाँ पे डाटा का लीकेज होता है, तब ये रिफ्रेश काम करता है, इसके बारे तक मैं आपको बतलाऊंगा। खैर यहाँ पे बने रहिए अभी आप। तो देखिए पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, रिफ्रेशिंग मेमोरी ये होती है एक, ठीक है ना। डी रैम क्या होती है आपकी? एक रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, अभी ये क्या आपको सब समझ में आएगा, बस बने रहिए आराम से। देखिए कंप्यूटर में जो हम लोग बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हैं, मेनली हम क्या कर रहे होते हैं, इस डी रैम को क्या कर रहे होते हैं, उंगली कर रहे होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रिफ्रेशिंग जो है कंप्यूटर में किससे रिलेटेड है। ये जो आप रिफ्रेशिंग देख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा डी रैम से रिलेटेड है। कभी भी देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन मिलेगा, भाई ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिफ्रेशिंग इज रिलेटेड, रिफ्रेशिंग ऑफ कंप्यूटर ऐसे लिखेगा, रिफ्रेशिंग ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू डी रैम, ठीक है, एस रैम। अब रैम देगा ही नहीं, किसको टिक करिएगा? डी रैम से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगर आपका ये डी रैम ना देगा, अगर रैम देगा तब रैम को क्लिक करिएगा। तो बहुत अच्छा ये सवाल है आपका। रिफ्रेशिंग जो आप कर रहे होते हैं ना, जो रिफ्रेश बटन F5 बटन को जो प्रेस कर रहे हैं, मेनली वो किससे संबंधित है? आपका डी रैम से संबंधित है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि हम जितने बार भी कंप्यूटर को रिफ्रेश कर रहे होते हैं ना, मेनली हम रैम को रिफ्रेश कर रहे होते हैं। किसको कर रहे होते हैं? रैम को। और रैम में भी किसको? तो डी रैम को रिफ्रेश कर रहे होते हैं। अब ये जो डी रैम है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर डी रैम मेमोरी लगी होती है। कंप्यूटर के अंदर डी रैम मेमोरी लगी होती है, कहाँ? आपके मदरबोर्ड में। अब ये जो डी रैम मेमोरी है, ये रिफ्रेश वाला काम कैसे होगा, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ये आपका क्या है? हार्ड डिस्क है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हमारे कंप्यूटर में ये डी रैम ही लगा होता है। क्यों लगा होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। रैम नहीं, डी रैम लगा होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका सीपीयू हो गया, और देन ये आपका क्या हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका मॉनिटर हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी चीज आपके कंप्यूटर में, वो सब कहाँ कहाँ स्टोरेज है भाई? तो वो सब के सब कहाँ स्टोरेज है? तो वो आपके हार्ड डिस्क में ही स्टोरेज है, ठीक है। अब यहाँ से आपका डाटा, आप जैसे ही कमांड देंगे तो आपका डाटा यहाँ से कहाँ आ जाएगा? आपका डी रैम में आ जाएगा, यानी कि मेमोरी सेल के बारे जो मैंने बताया था। अब ये जो डी रैम है ना, ये डी रैम जो है आपका कैपेसिटर, सुनिएगा पहले, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट पे काम करती है। कैपेसिटर मतलब समझ रहे, इस प्रकार से कैपेसिटर मतलब फिजिक्स में क्या आपने पढ़ा है? स्टोरेज ऑफ चार्ज, है ना, स्टोरेज ऑफ चार्ज। अब हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो डी रैम में जो कैपेसिटर है और ट्रांजिस्टर है, ये क्या स्टोरेज करेगा? तो ये स्टोरेज करेगा डाटा को, ठीक है। ये क्या करेगा? डाटा को। ये कैपेसिटर में ये डाटा, ये जो डी रैम है ना, ये आपके कैपेसिटर के टेक्नोलॉजी पे और ट्रांजिस्टर के टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं नोट्स में लिखना भूल गया हूं, इसलिए मैं आपको यहाँ बार बार जोड़ दे रहा हूं कि जो आपकी डी रैम है, क्वेश्चन पूछेगा आपका, ये किस पे काम करती है, किसके कंसेप्ट पे, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? तो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के टेक्नोलॉजी या कंसेप्ट पे काम करती है। इसमें क्या होता है? आपका डाटा का स्टोरेज होता है, और देन जो डाटा का स्टोरेज होता है, मतलब कि जैसे आपको कोई पीडीएफ फाइल ओपन करनी थी, तो पीडीएफ फाइल पहले कहां से कहां आएगी? आपके हार्ड डिस्क से डी रैम के पास आएगी, और इस कैपेसिटर में वो डाटा स्टोर होगी, और फिर एज ए इनपुट आपकी ये कहां आ जाएगी? सीपीयू में आएगी, और देन ये सीपीयू फिर क्या करेगी? उसको प्रोसेसिंग करेगी, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपका वो कंप्यूटर, यानी कि जो आपका डेस्कटॉप मॉनिटर है, वो आपका पीडीएफ फाइल ओपन होते हुए दिखता है। क्लियर है? लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस कैपेसिटर से जो डाटा है, वो डाटा का लीकेज हो जाता है। अब डाटा का अगर लीकेज हो गया है मेरे भाई डी रैम से, तो वो डाटा प्रॉपर वे में आपके डी रैम में ही नहीं है, तो वो एज ए इनपुट भी सीपीयू को प्रॉपर नहीं जा पाएगा। मतलब कि जो डाटा उस पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए चाहिए था इस सीपीयू को,
वो डाटा एज ए इनपुट मिल नहीं पाया तो उसको वो प्रोसेसिंग प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा, तो आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा, तो वो फाइल शायद ओपन ही ना हो, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें रिफ्रेश बटन को प्रेस करते हैं। तो रिफ्रेश हम क्या करता है, ये रिफ्रेश करके ये जो लीकेज हुआ है यहाँ पे डाटा का या सिग्नल का, उसको ठीक किया जाता है। या तो F5 बटन दाब करके, प्रेस करके सॉरी, या फिर आप राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश मेनू को क्लिक करके आप इस लीकेज को फिर से ठीक करते हैं। देन फिर से आपका डाटा प्रॉपर वे में एज ए इनपुट आपके सीपीयू में आता है और वो सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करके आपके डेस्कटॉप या फिर मॉनिटर में उसको शो ऑफ करता है। समझ में आ गया पूरा फंडा, पूरा खेल। तो ये मेन खेला था जो आपको मुझे समझाना था। तो रिफ्रेश अगर पूछ लिया जाए या आपका पूछ लिया जाए कि जो डी रैम है वो किस कंसेप्ट पे आधारित है, तो स्टोरेज सॉरी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर पे, और रिफ्रेशिंग किससे है संबंधित, तो डी रैम से संबंधित है। क्लियर है। अब आइए अगला पॉइंट याद रखिएगा, जो डी रैम है वो चीपर यानी कि थोड़ी सस्ती होती है और थोड़ी इसकी स्पीड स्लो होती है, धीमी गति की होती है कंपैरेटिवली किससे, एस रैम से। जो दूसरा जो टाइप्स है एस रैम, देखिए ये मैंने कहा ना ये काफी महंगा होता है। एस रैम जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये काफी महंगा होता है और ये स्पेशलिस्ट कहा जाए तो कुछ कंपनियां इसको यूज करती है। जैसे कि एयर ट्रैफिक में आपको कंप्यूटर जो यूज किया जाता है, कौन सा एरोप्लेन या फ्लाइट कहाँ लैंड करना है, कौन सा स्टेशन खाली है जहां लैंडिंग करना है, टेक ऑफ करना है, समझ गए ना। ये सब के लिए जो कंप्यूटर में जो रैम लगा होता है वहां पे लगा होता है एस रैम। ये काफी महंगा होता है वो कंप्यूटर, लाखों लाखों मतलब लाखों इन द सेंस 10 लाख 15 लाख, क्या आप और हम उसको एफर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब जैसे कि अब जैसे रेलवे स्टेशन में, जो स्टेशन में आप जो देखे होंगे कैबिन वगैरह में जो कंप्यूटर लगा, तो उसमें जो रैम होता है वो एस रैम होता है। बड़े बड़े जो कंपनियां देख रहे हैं एमएनसी कंपनियां, वहां पे जो यूज होगा वो एस रैम यूज होती है। तो वो काफी महंगी होती है और काफी स्पीड होती है। थोड़ा सा लैकिंग अगर होता है, अगर हमारे जैसे कि लैपटॉप में क्या होता है, लैकिंग होते रहता है, हैंग होते ही रहता है, हाँ। लेकिन अगर वहां पे सोचिए, अगर एयर ट्रैफिक में या रेलवे में स्टेशन में अगर कहीं भी लैग कर गया कंप्यूटर, सिग्नल प्रॉपर वे में नहीं आ रहा, तो समझिए कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, कितना बड़ा लॉस हो सकता है कंपनी को, देश को। इसलिए वहां पे यूज किया जाता है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, एस रैम को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डी रैम है। क्यों, अब आप समझिए ना, क्योंकि ये हम लोग कॉमर्शियली जो अभी हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डी रैम का उपयोग कॉमर्शियली कंप्यूटर, वाणिज्यिक कंप्यूटर में उपयोग होता है। यानी कि जो मार्केट में जो आपको दिख रहा है, यानी हम और आप जो एफर्ट कर सकते हैं जो कंप्यूटर, उसमें डी रैम ही लगा होता है। इसकी स्पीड स्लो होती है, सस्ती होती है। समझ में आ गया। इसका किससे रिलेशन है, रिफ्रेशिंग से संबंधित है। नेक्स्ट डी रैम की बात किया जाए तो आपका ये कैपेसिटर पे, मैं लिख भी दे रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट पर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डी रैम है ना, अब इसके भी कई सारे वर्जन आने लग गए हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, अभी एक बात बताइए, आज से पहले की जो कंप्यूटर थी और अभी के कंप्यूटर में क्या आपको फर्क नहीं मिल रहा? हाँ, फर्क मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा भाई। उसी प्रकार जो डी रैम है उसके भी कई सारे वर्जन आए। सबसे पहला जो वर्जन रहा इसका, उसे हमने कहा SDR, यानी कि फुल फॉर्म है सिंगल डाटा रेट। और इसके बाद जो आया डबल डाटा रेट। देखिए नाम में ही है कि सिंगल, यानी कि सिंगल डाटा सीपीयू को भेजेगा, मतलब ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका रैम है, और रैम से ये जो सीपीयू है यहाँ पे सिंगल डाटा आएगा, तो सिंपल सी बात है स्लो काम करेगा। अब ये DDR आ गया, यानी कि डबल डाटा रेट, यानी कि डबल सिग्नल जाएगा तो और फास्ट काम करेगा ना भाई। तो वर्जन आता है क्यों है, चीजों को और इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, हाई एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। इसीलिए ना वर्जन, नए वर्जन आते हैं, कैमरा का नया वर्जन आता है अच्छी क्वालिटी के लिए, है यही सब होती है। तो उसी प्रकार डी रैम का भी क्या है, 2 वर्जन। याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा है आपका, SDR और DDR का संबंध किससे, तो याद रखिएगा रैम से संबंध है। क्वेश्चन में रैम, ऑप्शन में रैम ही था, और रैम नहीं रहेगा तो डी रैम रहेगा, अगर वो इतना डिटेल पूछना चाहेगा तो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, DDR में भी कई सारे वर्जन आने लगे। जैसे कि यहां मैंने नहीं लिखा, चलिए कोई नहीं, मैं इसको बता दे रहा हूँ। खैर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, JSSC CGL का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कोई नहीं, अब मैंने याद कर लिया है तो भाई आपको बता ही दूं। चलिए DDR को मैंने याद कर लिया है, अब याद कर लिया तो इसको छोड़ूंगा मैं नहीं। डबल डाटा रेट है, ठीक है। आप समझिएगा डबल डाटा रेट का खेला समझिए। इसमें डबल डाटा क्या है, सीपीयू को भेज दिया। अब इस DDR का भी क्या है, बहुत सारे वर्जन आने लग गए, ठीक है ना। बहुत सारे क्या हो गए, वर्जन आने लग गए। जैसे कि DDR1, ठीक है, क्या DDR1,
उसके बाद आया DDR2, उसके बाद आया DDR3 आया, उसके बाद आपका DDR4 आया, और अभी जो लेटेस्ट आपके जो कंप्यूटर में लगा होगा वो DDR5 लगा हुआ, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये क्या है कि 2 डाटा CPU को ट्रांसफर किया जाएगा। DDR2 में क्या होगा, इसका दुगना यानी कि 4 डाटा सिग्नल को भेजा जाएगा, 4 का इसमें दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 सिग्नल या 8 डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा CPU के पास। इसका दुगना DDR4 में यानी 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 16 डाटा को यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ पे 16 डाटा को भेजा जाएगा। एक मिनट भाई, तो यहाँ पे देखिए फास्ट हो रहा ना, 16 सिग्नल या 16 डाटा को, और इसके जस्ट डबल 32 सिग्नल और 32 डाटा को इस DDR5 में सेंड किया जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दुख दर्द नहीं। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है DDR का कौन सा, DDR5। तो ये भी आपका अगर पूछ ले DDR1 का मतलब, अब ये कैसे देखिए समझिएगा क्या कैसे काम करती है समझिएगा। देखिए फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक साइकिल होता है ना जी, एक साइकिल हो गया, ये एक साइकिल हो गया ये। उसके बाद अगर मैं ये फिजिक्स याद करिए, मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, और ये क्या हो गया आपका, ये दूसरा साइकिल हो गया, ठीक। अब जो आपका DDR ये आपका क्या बोलते हैं, जो आपका DDR, ठीक है ना, DDR जो है आपका, DDR1 जो है, ये आपका 2 डाटा या 2 सिग्नल को, ठीक है ना, तो 2 सिग्नल को यहां से एक साइकिल में ट्रांसफर किया जाएगा। 2 सिग्नल को, कितना सिग्नल को, 2 सिग्नल को, या 2 डाटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप DDR2 यूज कर लिए तो कितना, 4, यानी कि एक साइकिल में ही देखिए ये 4 सिग्नल को भेज रहा, तो फास्ट कौन काम करेगा, DDR2। अब उसी प्रकार अगर आप DDR5 यूज कर रहे हैं, यानी कि ये एक साइकिल में ही कितना सिग्नल डाटा को भेज रहा, 32 सिग्नल को। समझ में आ गया, इस प्रकार से काम होता है DRAM में, या DDR जो आपका लेटेस्ट वर्जन DDR5 जो है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ना आपका भी कंप्यूटर उतना ही फास्ट चलेगा जो यूज होगा आप लेटेस्ट, तो भाई उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी लगेगी। जितना लेटेस्ट वर्जन आप यूज करिएगा उतना महंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको ये टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा फैसिलिटी भी मिल रही होती है। इसके बाद हो गया आपका काम खत्म रैम के बारे। लेकिन एक चीज मैं कल भूल गया था भाई, मैग्नेटिक टेप का मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी, ये क्वेश्चन मैंने देखा पूछा गया है, और इसका मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी याद कर लीजिएगा, 15 TB होता है और मिनिमम 10 TB होता है। तो बताइए कोई दुख दर्द है भाई, कोई यहाँ पे कोई भी दुख दर्द समझने में? तो चलिए, अगर कंप्यूटर अगर चाहते हैं 10 दिन में ही केवल खत्म करना, तो 30 से 32 वीडियो है, आराम से खत्म कर लीजिएगा। 30 वीडियो होगा या 31 वीडियो, बस एक और आएगा तो 31 हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसी के आसपास है। तो पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जुड़िए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।